नमस्कार। आप देख रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक एनसीईआरटी से प्रश्न लाइन बाय लाइन। दोस्तों, यह क्लास 8 की पुस्तक इतिहास से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाया गया है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में क्या हुआ? तो मुगल साम्राज्य में सूबेदार और जमींदार स्वतंत्र होने लगे। औरंगजेब के बाद दिल्ली का राजनीतिक प्रभाव कैसा था? तो औरंगजेब के बाद दिल्ली का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया था। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी नई शक्ति भारत में उभरने लगी थी? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी नई शक्ति भारत में उभरने लगी थी? तो ये थे अंग्रेज। अंग्रेज भारत में किस रूप में सबसे पहले आए थे? तो ये व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे। अंग्रेजों की भारत में शुरू में किस बात में अधिक दिलचस्पी थी? तो अंग्रेजों की भारत में शुरू में किस बात में अधिक दिलचस्पी थी? तो ये थे व्यापार करने में। 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने किसे अपना नेता बनाया था? तो वो बहादुर शाह जफर को बनाया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया? तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने उन्हें देश से निकाल दिया और बर्मा रंगून भेज दिया था। बहादुर शाह जफर के बेटों का क्या हुआ? तो बहादुर शाह के बेटों को अंग्रेजों के द्वारा उन्हें मार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से चार्टर कब हासिल किया था? तो चार्टर हासिल 1600 ईस्वी में किया था। चार्टर का मतलब क्या था? चार्टर का मतलब था व्यापार का एकाधिकार मिलना। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर किसे दिया? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का चार्टर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार कर मुनाफा कमाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसे प्रतिस्पर्धा का डर नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा का डर नहीं था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा किस देश के यात्री थे? पुर्तगाल के थे। पुर्तगालियों ने भारत में अपना ठिकाना कहाँ बनाया था? गोवा में बनाया था।
17वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंद महासागर में व्यापार की संभावना किसने तलाशना शुरू किया? डचों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार मुख्य रूप से कहां तक था? यूरोप से एशिया तक था। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में किस वस्त्र की जबरदस्त मांग थी? तो बारीकी सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग थी। भारत के बने बारीक सूती कपड़ों के अलावा किन वस्तुओं की यूरोप में मांग थी? तो काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हुआ? तो वस्तुओं की कीमतों बढ़नी शुरू हुई और मुनाफा कम होने लगा। व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एकमात्र रास्ता क्या था? तो अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म करना चाहती थी। बाजारों पर कब्जे की होड़ ने किसकी शुरुआत कर दी? तो बाजारों पर कब्जे की होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में कंपनियां एक दूसरे के साथ क्या करती थी? तो एक दूसरे के जहाज को डुबो देती थी। व्यापारिक चौकियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था? तो व्यापारिक चौकियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था? उसे किलेबंदी की जाती थी जिससे व्यापारिक चौकियां सुरक्षित रह सके। व्यापारिक गतिविधियों के कारण स्थानीय शासकों से क्या होने लगा था? तो स्थानीय शासक से टकराव होने लगा था। कंपनी के लिए व्यापार और राजनीति को अलग रखना क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि व्यापार हथियारों की मदद से चलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो 1651 में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में स्थापित की गई थी। कंपनी की पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई थी? तो हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। उस समय कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो कंपनी के व्यापारियों को हम फैक्टर कहते थे। फैक्ट्री में किस वस्तु को रखा जाता था? तो फैक्ट्री में निर्यात होने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। कंपनी ने व्यापार के विस्तार के लिए किसे फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया था? तो सौदागर और व्यापारियों को कंपनी के फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया था।
कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर किला बनाना शुरू किया। तो कंपनी ने 1696 में आबादी के चारों ओर किला बनाना शुरू किया था। दो साल बाद कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कितने गांव की जमींदारी खरीद ली? तो 3 गांव की जमींदारी खरीदी थी। कंपनी द्वारा खरीदे गए गांवों में से कौन गांव बाद में कलकत्ता बना? तो कालीकता को कलकत्ता कहा जाता है। कालीकता से ही कोलकाता बना है। अब कलकत्ता को किस नाम से जानते हैं? कोलकाता के नाम से जानते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब से कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त किया था? तो बिना शुल्क के व्यापार करने का विशेषाधिकार कंपनी को प्राप्त था। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी का टकराव किसके साथ बढ़ गया? तो बंगाल के नवाबों के साथ टकराव बढ़ा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी क्या दिखाने लगे? तो अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब अलवर्दी खां बना था। सिराजदौला से पहले बंगाल का नवाब कौन था? तो अलवर्दी खां था। सिराजदौला से पहले अलवर्दी खां बंगाल का नवाब था। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को क्या देने से मना कर दिया? तो व्यापार की रियायतें देने से मना कर दिया था। कंपनी को किस अधिकार से वंचित किया गया? तो कंपनी को सिक्के ढालने के अधिकार से वंचित किया गया था। नवाबों ने कंपनी की किस गतिविधि पर रोक लगा दी? तो नवाबों ने कंपनी के किलेबंदी बढ़ाने की गति पर रोक लगा दी थी। बंगाल के नवाबों का आरोप था कि कंपनी की वजह से क्या घट रहा है? तो बंगाल के नवाब का मानना था कि कंपनी की वजह से राजस्व वसूली घट रहा है। कंपनी टैक्स चुकाने को क्यों तैयार नहीं था? क्योंकि उसे घाटा हो रहा था। कंपनी के अफसरों ने नवाबों के साथ क्या किया? तो कंपनी के अफसरों ने नवाबों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। कंपनी का दावा था कि व्यापार तभी फल फूल सकता है जब क्या हटा लिया जाए? तो जब शुल्क को हटा लिया जाए। कंपनी को व्यापार फैलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई? तो कंपनी को व्यापार फैलाने के लिए जमीन और किलेबंदी की आवश्यकता हुई। अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? तो अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हुई थी। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजदौला बना था। कंपनी को सिराजदौला से किस बात का भय था? कंपनी को सिराजदौला से उसकी ताकत से भय था।
कंपनी कैसी नवाब चाहती थी? कंपनी कठपुतली नवाब चाहती थी। सिराजदौला ने कंपनी को क्या बंद करने का आदेश दिया? तो सिराजदौला ने कंपनी को किलेबंदी और राजनीतिक दखल देने के लिए मना किया था। नवाब ने कंपनी से किसकी भुगतान करने को कहा? तो नवाब ने कंपनी से राजस्व भुगतान करने के लिए कहा था। सिराजदौला ने कितने सिपाहियों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया? तो सिराजदौला ने सिपाहियों के साथ 30,000 सिपाहियों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया था। सिराजदौला ने किस स्थान पर स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया था? तो कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला सिराजदौला ने किया था 30,000 सैनिकों के साथ। नवाब की सेना ने अंग्रेजी जहाज के साथ क्या किया? तो नवाब की सेना ने अंग्रेजी जहाज़ों के साथ उसे घेर लिया था, घेरे में ले लिया था। सिराजदौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला करने के बाद किस दिशा में बढ़े? तो सिराजदौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला करने के बाद कलकत्ता की तरफ बढ़ा था। कलकत्ता पर सिराजदौला के कब्जे की खबर सुनकर मद्रास से किसे भेजा गया? तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजदौला के खिलाफ युद्ध कब लड़ा? तो 1757 में लड़ा था और प्लासी का युद्ध 1757 में ही हुआ है। प्लासी के युद्ध में सिराजदौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो सिराजदौला की हार का मुख्य कारण मीर जाफर की गद्दारी था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में क्या किया? तो मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, युद्ध का हिस्सा नहीं बना। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से क्या वादा किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से ये वादा किया था कि वह उसे बंगाल का नवाब बना देगा। प्लासी की जंग का क्या महत्व था? प्लासी की जंग का महत्व था कि भारत में कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजदौला क्या हुआ? तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजदौला को मार दिया गया था। सिराजदौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजदौला के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था। प्लासी के बाद कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? शासन चलाना। कंपनी किस राज्य को सीधे अपने कब्जे में नहीं लेना चाहती थी? तो कंपनी किसी भी राज्य को सीधे अपने हाथों में नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वह कंपनी चाहती थी कि शासन की जिम्मेदारी उसे नहीं मिले। कठपुतली नवाब कंपनी की बात हमेशा क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उन्हें जनता के सामने सम्मान बनाए रखना पड़ता था। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने क्या किया? तो कंपनी ने मीर जाफर को मीर कासिम को नवाब बना दिया
मीर जाफर को हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का क्या हुआ? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद दोबारा नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया था। बक्सर के बाद नवाब को हर महीने कंपनी को कितनी रकम देनी पड़ती थी? तो 5 लाख रुपए कंपनी को देनी पड़ती थी। कंपनी को अपने सैनिक खर्च और व्यापारिक जरूरतों के लिए क्या चाहिए था? अधिक पैसा चाहिए था। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? तो मीर जाफर की मृत्यु 1767 में हुई थी। मीर जाफर की मृत्यु के बाद क्लाइव ने क्या घोषणा किया? मीर जाफर की मृत्यु के बाद क्लाइव ने कहा कि वो हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। मुगल सम्राट ने 1765 में कंपनी को क्या अधिकार दिया? तो बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया कंपनी को। दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। दीवानी मिलने से पहले कंपनी भारत में सामान किसके बदले खरीदती थी? तो ब्रिटेन से लाए गए सोना चांदी के बदले कंपनी भारत में सामान को खरीदती थी। ब्रिटेन से सोने की निकासी कब कम होने लगी? तो बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटेन से सोने लाना कम हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में कितनी संपत्ति अर्जित की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में 4102 पाउंड संपत्ति अर्जित की थी। रॉबर्ट क्लाइव की पहली बार भारत कब आया? तो रॉबर्ट क्लाइव पहली बार भारत 1743 ईस्वी में आया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया तब उसकी आयु कितनी थी? 18 वर्ष। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में किस पद पर नियुक्त किया गया? गवर्नर के पद पर। रॉबर्ट क्लाइव भारत में कितनी बार गवर्नर बना? 2 बार। रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी के भीतर किस समस्या को समाप्त करने का कार्य सौंपा था? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश संसद में अपनी सफाई कब देनी पड़ी? तो रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश संसद में सफाई देनी पड़ी थी 1772 में। रॉबर्ट क्लाइव पर किस प्रकार का आरोप लगाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोपों से क्या किया गया? तो क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। बरी कर दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु कब हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु 1774 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी।
रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु कैसे हुई? आत्महत्या करने से। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या तैनात कर दिया? रेजिडेंट तैनात कर दिया था। रेजिडेंट कौन होते थे? तो रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट का मुख्य कार्य क्या था? तो रेजिडेंट का मुख्य कार्य कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट की नियुक्ति से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो रेजिडेंट की नियुक्ति से कंपनी को भारतीय राज्यों के भीतर मामले में दखल देने का लाभ प्राप्त हुआ। कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों में किन मामलों में हस्तक्षेप करने लगे? तो कंपनी के अधिकारी भारतीय मामलों में उत्तराधिकार के पद पर नियुक्त करने में हस्तक्षेप करने लगे। सहायक संधि का क्या अर्थ था? कंपनी और भारतीय रियासत के बीच सैन्य समझौता करना था। जो रियासत सहायक संधि को मान लेती थी उसे क्या नहीं करने दिया जाता था? उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने पर पाबंदी थी। सहायक संधि की नीति को लागू करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि को लागू किया था। अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को क्यों सौंपना पड़ा? क्योंकि सहायक सेना का खर्च न चुकाने के कारण अवध के नवाब को 1801 में कंपनी को अपना आधा हिस्सा दे देना पड़ा। सहायक संधि के अंतर्गत कंपनी किन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर पाई? तो सहायक संधि के अंतर्गत कंपनी जो है अवध और हैदराबाद के कुछ भागों पर नियंत्रित कर पाई। सहायक संधि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय शासकों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य था। मैसूर राज्य के किस शासक ने 1761 से 1782 तक शासन किया? हैदर अली। टीपू सुल्तान ने किस अवधि में शासन किया? तो टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक शासन किया था।